हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम चंडीगढ़ पीआरटी के लिए बायोलॉजी की क्लास करने वाले हैं। और ये हमारी बायोलॉजी की रिवीजन रहेगी। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही जो हमारा मटेरियल है वो लिया है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनके अंदर एनसीईआरटी के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था, वहीं से क्वेश्चंस आए थे, तो हम यही पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है, हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ से शुरू करना है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं। तो जो मेंटेनेंस करने के लिए हमारे बॉडी को चीजें चाहिए कि भाई हम सो रहे हैं तो भी हमारा हार्ट रेट चल रहा है, आईज ब्लिंक करती है, सांस आ रही है जा रही है, तो ये सारे क्या है, ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed in them. तो ये लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए कोई भी काम हम करते तो हमें एनर्जी चाहिए, तो लाइफ प्रोसेसेस में भी हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा रिवीजन रहेगा ये हमारे ऑफिशियल सिलेबस से रिलेटेड ही रहेगा, मैं इंट्रो में बताना भूल गई। और हम कुछ भी अब एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट के डेज चल रहे हैं। तो यहाँ से बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल को पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम और भी रिवीजन सेशंस जो है वो जल्द से जल्द लेके आएंगे। तो ये जो एनर्जी है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमें लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए चाहिए, ये कहाँ से आती है? ये आती है खाने से। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो फूड से हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी आनी चाहिए, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. और अगर अभी बढ़ता हुआ शरीर है तो और भी जो न्यूट्रिशन की जरूरत है बच्चे को होगी। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन, ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि जो लाइफ है अर्थ पे वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड करती है। तो ये जो हमारे फूड सोर्सेज होते हैं इनके अंदर कार्बन बेस होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे फूड के अंदर कैसा बेस होता है, सल्फर बेस, मैग्नीशियम बेस, तो ये यहाँ पर हम टिक करेंगे कार्बन बेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process। तो अब उनकी बॉडी को कितने कार्बन सोर्सेज की जरूरत है, कितने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये हैं, उस हिसाब से हम बॉडी के या फिर उस ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशनल प्रोसेस को देख सकते हैं। जो आउटसाइड सोर्स है एनर्जी का, वो वेरी कर सकता है अलग अलग तरीके से। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, बाहर से कैसा खाना हमें मिल रहा है, तो ये वेरी कर सकता है अलग अलग रीजन्स में, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू ब्रोक डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। तो ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये बॉडी के अंदर जाके आगे ब्रेक डाउन होंगे और फिर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining life structures as well as the kind of molecules the body needs to grow। और जब ये molecules में हम इनको तोड़ देंगे तो ये यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बनाएंगे, जो कि आगे जाकर अलग अलग मोलिकुलर मूवमेंट्स करेंगे जो कि हमारी बॉडी को चाहिएंगे बॉडी को ग्रो करने के लिए। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। इनके लिए हमारे बॉडी में क्या होगी? केमिकल रिएक्शंस होगी जो कि जरूरी है। और वो केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग। ये आपको याद रखना है, सिर्फ यही केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में होगी। तो पूछ सकते हैं कि बॉडी के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो है ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मींस टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। फॉर दिस many organisms use oxygen source from outside the body। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। रेस्पिरेशन क्या है? बाहर से ऑक्सीजन लेना बॉडी का और फिर उसको एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर हमारे फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करना, उसको हम रेस्पिरेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम। In the case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसको ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई वेस्टेज निकल रहा है या फिर न्यूट्रिशन के लिए वो फूड खा रहा है। फूड तो वो खाता है, बट उसको ये इतना बड़ा रेस्पिरेशन और उसको टुकड़ों में तोड़ने की प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो सिंगल सेल है वो एनवायरमेंट से अपने आप कॉन्टेक्ट में होता ही है। But what happens when the body size of the organism increases and the
द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब बॉडी साइज बड़ा है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तब क्या होगा? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग्स। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी है तो हमारे सारे जो सेल्स है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है हमारी एनवायरमेंट या सराउंडिंग्स के साथ में। तो सिंपल डिफ्यूजन से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाएगी, जैसे कि जो सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रोसेस होती है? वो होती है सिंपल डिफ्यूजन, और ये हमारे अंदर नहीं पाई जाती मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस है जो वो परफॉर्म करते हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इफ it is therefore not surprising that the टेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। तो जो हम खाना खाते हैं और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये भी कोई स्पेशल टिश्यूज ही इसमें काम करते हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग टिश्यू काम करते हैं। However, this process is a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. तो अब ये कह रहे हैं कि खाना तो हमारे पेट में ही जाता है बट वो जो खाने से जो एनर्जी है वो तो हमारे सारी बॉडी पार्ट्स को ही चाहिए, तो वो कैसे होगा? दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिससे कि जो हमारा खाना या ऑक्सीजन है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सके। When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts. They are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. तो जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजलेस है और उसकी हमें जरूरत नहीं है। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside the process called excretion. और जब हम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। Again, if the basic rules for the body design is multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will lead to transport waste away from the cells to the excretory tissue. अब ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमें पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक काम स्पेशल टिश्यू करता है, तो अब एक्सक्रीशन का काम भी कोई स्पेशल टिश्यू करेगा, वो करेगा एक्सक्रीटरी टिश्यू। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन पे। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब भी हम चल रहे हैं या फिर बाइसिकल चला रहे हैं तो हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। और जब हम कोई काम नहीं भी कर रहे, मान लो हम सो रहे हैं या फिर हम खाली बैठे हैं, तब भी हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है सांस लेने के लिए, हमारा हार्ट रेट चल रहा होता है, इन सारी चीजों के लिए कि स्टेट में रहे एक बॉडी, उसके लिए। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is that food we eat. और हमें और भी चीजों के लिए कि हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, हम डेवलप हो रहे हैं, हमें सिंथेसाइज करना है फूड को, तो उन सारी चीजों के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी हमें हमारे फूड से। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? तो लिविंग थिंग्स जो है वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं या फिर उन्हें अपना खाना कहाँ से मिलता है? द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सबको एनर्जी के लिए और जो मटेरियल चाहिए वो सब में कॉमन है कि खाना तो सबको खाना ही है। इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। सब अलग अलग वे में इसको पूरा करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज यूज करते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, तो ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज यूज करते हैं। ये हमें याद रखना है कि जो प्लांट्स है वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। और हम जो ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स है वो यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। These complex substances have to be broke down into simpler ones before they can be used to अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और इनको हमें सिंपलर चीजों में तोड़ना ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिसिस कॉल्ड एंजाइम्स। ये हमें बिल्कुल 100% ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हम हमारे खाने को तोड़ने के लिए बायोकैटालिसिस का यूज करते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया? एंजाइम्स। ये पूछ सकते हैं कि एंजाइम्स क्या है, तो हम कहेंगे कि ये बायोकैटालिस्ट हैं जो कि हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। या फिर वो पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी किसका यूज करती है? बायोकैटालिस्ट एंजाइम्स का। Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotroph organism include animals and fungi. और जो heterotrophs है, हम ह्यूमन बींग्स है, हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम autotrophs पे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्लांट्स। तो
हेटरोट्रॉफ में क्या आ जाते हैं, एनिमल्स और फंगाई, ये याद रखना है। यहाँ से हम एनिमल्स तो याद कर लेंगे, बट फंगी जो है वो क्या है, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब हम प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन को पढ़ रहे हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो हमारी जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, वो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम पूरा करते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बाहर से वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं और उसको अपने बॉडी के अंदर कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। कैसी एनर्जी में, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट के साथ हमारे पास ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रक्रिया के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमारे प्लांट को क्या देते हैं, एनर्जी। विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये इमीडिएटली यूज नहीं कर लेता कि हाँ चलो कार्बोहाइड्रेट आ गया, फटाफट एनर्जी बनाते हैं और सबको पहुंचा देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये हम स्टोर करते हैं, ये जो प्लांट्स है वो स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और ये एक रिजर्व का काम करता है कि भाई जब भी पौधे को चाहिए होगा तो वो स्टार्च में से निकाल के थोड़ा थोड़ा उन्हें भेज देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे प्लांट्स है वो एनर्जी को किस फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। Next, a somehow similar situation is seen in us when the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। और हमारी बॉडी के अंदर जो ये एनर्जी है किस फॉर्म में स्टोर करते हैं हम, ग्लाइकोजन के अंदर। तो प्लांट्स में स्टोर होगी स्टार्च कहलाएगी, और एनिमल्स में होगी, ह्यूमन बींग्स में होगी तो ग्लाइकोजन हम इसको बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्लाइकोजन वाला। नेक्स्ट, ये हमें इक्वेशन दी हुई है फोटोसिंथेसिस की, C6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गिव्स C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। तो होता क्या है इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल, इसको ध्यान रखना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को स्प्लिट करेंगे, जो हमारी 6CO2 और H2O ले रहे थे हम, सॉरी। तो उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और जो हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम तोड़ देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर हम रिडक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट्स बना लेंगे, और उसको एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च हम उसको जमा कर लेंगे। दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, और जरूरी नहीं है कि ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो डेजर्ट प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं रात को, और जो अपना खाना है उसके ऊपर काम करते हैं दिन के अंदर, की जो एनर्जी सेविंग हो रही है और कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो होगा दिन के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि प्रोसेस वन बाय वन होता जाए। Let us see for the components of the above reaction necessary for water. If you carefully observe a cross section of leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are called cell organelles called chloroplasts, which contain chlorophyll. तो जब हम लीव्स को देखेंगे ना, तो इनके अंदर हमें छोटी छोटी, ये जैसे कि यहाँ पर दिखा रखी है, गोल गोल सी चीजें दिखेंगी, जिसको हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। और इनके अंदर क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में है, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कैसे है। वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब जो हमारी पत्तियां उनके ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनका नाम क्या है, स्टोमेटा। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कोल्ड, तो उनको हम कहेंगे स्टोमेटा। और जो मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज जो होता है लीव्स के थ्रू, वो इन पोर्स के थ्रू ही होता है, और जो कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प करती है हमारे
है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, कौन? स्टोमेटा। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीफ एज वेल। और ये जो चीजें ये स्टेम से भी होती है, रूट से भी होती है, लीफ से भी होती है। सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है ये पोर्स हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है या और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो इनसे जो है वो हमारा वाटर का अमाउंट भी तो रिड्यूस हो सकता है कि इनसे थोड़ा थोड़ा करके पानी भी तो रिस सकता है। तो ये जो पोर्स हैं ये बंद हो जाते हैं। व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं। और जो ओपनिंग और क्लोजिंग है पोर की, वो कौन करता है? वो करता है गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स हैं वो देखते हैं कि कब हमें पोर खोलने हैं, कब हमें पोरों को बंद करना है, और उन पोर का नाम है स्टोमेटा। द गार्ड सेल swell when water flows into them, causing the stomata pore to open. Similarly, the पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जब श्रिंक हो जाता है तो बंद हो जाता है, और जब उनमें वाटर का फ्लो होने लग जाता है तो पोर जो है वो खुल जाते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये प्लांट्स के अंदर होता है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अभी तक हमने देखा कि जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स है, प्लांट्स है, उनको कैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं रॉ मटेरियल से। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द soil by the roots in terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium are taken from the soil. तो वाटर के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम भी चाहिए जो कि हम सोयल से लेते हैं। नाइट्रोजन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो ये हमें याद रखना है कि नाइट्रोजन जरूरी है जो कि हमें सिंथेसाइज करने का काम करता है, क्या? प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स। टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, और इट taken up as organic compound which has been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. अब आ जाते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरमेंट से अडेप्टेड है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कैसा टाइप है हमारा, कैसी अवेबिलिटी है फूड की उस एरिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेज इन हाउ द फूड इज असेस्ड एंड वट इज द न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय काउ और a lion। तो अगर हम घास खाते हैं या फिर आप बकरी खा रहे हो जो कि घूम रही है, इधर उधर भाग सकती है, तो अलग अलग तरीके होंगे उनसे हमारे न्यूट्रिशन को असेस करने के। देर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय ऑर्गेनिज्म। अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है जो कि हम यूज करते हैं हमारे फूड को खाने के लिए। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ इस खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, कुछ सिक्रेशन कर देते हैं ऐसे गैसेस का जिससे वो गल सड़ जाता है, और फिर उसको खाते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि जो फंगी होती है, जो ब्रेड मोल्ड्स में, यीस्ट में, मशरूम्स वगैरह जो हैं, ये ऐसा प्रोसीजर करते हैं कि बाहर सिक्रेशन कर देते हैं डाइजेस्टिव जूसेस का, जिससे खाना गल सड़ जाता है और फिर उसको खाते हैं। अदर टेक इन होल मटेरियल, और कुछ हम जैसे होते हैं ह्यूमन बींग्स जैसे, जो कि पूरा मटेरियल पहले खाते हैं और फिर उसको बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। वट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोक डाउन डिपेंड्स अपॉन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। तो ये जो चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं हमारी बॉडी डिजाइन पे और हमारे फंक्शनिंग पे। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वेजिटेरियन पीपल होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स पे ही डिपेंड करते हैं, बट वो उनको मारते नहीं है। दीज पैरासिटिव nutritive strategies used by a wide variety of organisms like cascata, ticks, lice, leeches and tapeworms। तो इसके अंदर वो बता रहे हैं कि भाई जो वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट्स या एनिमल्स से, उसमें वो उनको मारते नहीं है, बट वो उनको कुछ ना कुछ हार्म तो पहुंचा रहे होते हैं। जैसे कैसकट है, अमरबेल है, वो उस पौधे के ऊपर चिपट जाती है और उसके अंदर से वो जो है अपना खाना, उसका न्यूट्रिशन छीन रही होती है, एज अ होस्ट वो काम करती है। फिर टिक्स है, लाइस है, लाइस मतलब जुएं, जैसे हमारे सर में जुएं हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, हमारे खून से हमारा खून सॉरी हमारे सर से हमारा खून चूसती है, हमें मारती नहीं है, बट हमें किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचा रही होती है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ये यहाँ पर अमीबा का जो है डायग्राम दिखा रखा है कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये फूड पार्टिकल है। तो अब ये स्यूडो
पोडिया करेगा, फोर्स मूवमेंट करेगा, फिर ये इसको ट्रैप कर लेगा और फिर जो है वो खाना इसके अंदर चला जाएगा। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे ही खाना खाने के तरीके अलग है, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन द एंटायर surface, but as the complexity of the organism increases, different part become specialized to form different functions। तो सिंगल सेलुलर को ज्यादा टिश्यूज वगैरह नहीं होते होंगे, उनकी बॉडी ऐसे ही अपने आप ही खाना खा लेती होगी, जैसे कि अमीबा के अंदर हुआ कि उसने अपनी बॉडी को एक्सपेंड कर दिया, फूड अंदर आ गया और उसने खा लिया। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी हैवी है, उनके अंदर क्या होता है कि जो खाना है उसका पूरे अलग अलग टिश्यूज होते हैं, फिर पूरा प्रोसेस होता है और उसके बाद वो खाना हम खाते हैं। For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into cytoplasm। ये आपको याद रखना है कि जब अमोइबा खाना खा लेगा तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में डिफ्यूज होंगे, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होएगा और वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा किसमें, साइटोप्लाज्म में, ये हमें याद रखना है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, और जो हमें नहीं चाहिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज अ डेफिनाइट शेड एंड फूड इज टेकेड इन अ स्पेसिफिक स्पॉट। ये हमें याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक स्पॉट में ही खाना लिया जाता है, तो वो है पैरामीशियम, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमोइबा जैसे ही है, बट खाना सिर्फ एक स्पॉट ही ले सकता है, वो है पैरामीशियम। फूड इज मूव टू द दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, और ये फूड आएगा किसकी मूवमेंट से, सीलिया की मूवमेंट में। आगे जैसे कॉकरोच के थोड़े से तार से नहीं लगे होते, वो होता है सीलिया पैरामीशियम के अंदर, तो उस वो मूवमेंट करेगा तो वो उस स्पॉट तक खाना आ जाएगा, और जो हमारा वो है वो खाना खा लेगा पैरामीशियम। तो दोनों के अंदर अलग अलग केसेस हमें देखने को मिले, और वो अपना खाना खा लेंगे अलग अलग तरीके से, जो कि हमने देखा वीडियो के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।